सोशल साइंसेस फेयर, समाज, इतिहास और भूगोल की गहराई। तो आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि हमारा ये पूरा सौर मंडल आखिर कैसे बना, इसके इतनी विशाल आकार के पीछे की कहानी क्या है। और फिर हम जूम इन करके उस अविश्वसनीय उप परमाणु भौतिकी यानी सब एटॉमिक फिजिक्स को समझेंगे जो हमारे सूरज को असीमित ऊर्जा देती है। मतलब एकदम मैक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक की कहानी। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, सौर मंडल का जन्म। दूसरा, सूर्य का इंजन। तीसरा, हमारे तारे की परतें। चौथा, ऊर्जा कैसे बाहर निकलती है। पांचवा, न्यूट्रिनो की समस्या को सुलझाना। और अंत में हमारे सौर मंडल का भविष्य। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, सौर मंडल का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले। तो आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? करीब 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा आणविक बादल था जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से ढहने लगा था। अब हमें ये कैसे पता? दरअसल उल्कापिंडों में मिलने वाले एक प्राचीन आइसोटोप आयरन 60 से हमें यह सुराग मिलता है कि शायद पास ही में कोई तारा फटा होगा, यानी कोई सुपरनोवा हुआ होगा, और उसकी शॉकवेव ने इस बादल को ढहने पर मजबूर कर दिया। फिर लगभग 1 लाख साल बाद एक घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी और करीब 5 करोड़ साल बाद हमारा प्रोटोस्टार यानी हमारा शुरुआती सूरज प्रज्वलित हो उठा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक जैसे क्यों नहीं हैं? इसका एक बड़ा कारण है फ्रॉस्ट लाइन, या जिसे हम हिम रेखा कह सकते हैं। सूरज के करीब जो अंदरूनी हिस्सा था वो काफी गर्म था। वहां सिर्फ चट्टानी सिलिकेट और धातुएं ही टिक पाईं, जिनसे बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल जैसे ठोस ग्रह बने। लेकिन इस फ्रॉस्ट लाइन के उस पार जहां भयंकर ठंड थी, वहां बर्फ और गैसें भारी मात्रा में जमा हो गईं, और इसी वजह से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल गैसीय ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सूर्य का इंजन और इसकी उप परमाणु भौतिकी। चलिए अब हम इस नवगठित तारे के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। देखिए, आमतौर पर होता यह है कि कम गति पर प्रोटॉन एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, बिल्कुल चुंबक के समान ध्रुवों की तरह। लेकिन सूरज के बिल्कुल बीचों बीच यानी उसके कोर में तापमान और घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये नाभिक एक दूसरे से भयंकर गति से टकराते हैं, इतनी तेज कि वो इस विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण को पार कर जाते हैं और मजबूत परमाणु बल के प्रभाव में आकर हमेशा के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में प्रोटॉन प्रोटॉन चेन कहते हैं। इसमें अंततः 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस नए हीलियम का वजन उन 4 मूल प्रोटॉनों से थोड़ा सा कम होता है, और जो द्रव्यमान कम हुआ ना, वही विशुद्ध ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। जरा सोचिए, सूरज के अंदर हर एक सेकंड में 40 लाख टन पदार्थ, जी हां 40 लाख टन, सीधे ऊर्जा में बदल रहा है। यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। अब आपके मन में एक वाजिब सा सवाल आ सकता है कि अगर इतनी ऊर्जा और इतने बड़े विस्फोट हो रहे हैं तो ये तारा खुद को ही नष्ट क्यों नहीं कर लेता, फट क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण संतुलन, या आसान भाषा में कहें तो सोलर थर्मोस्टैट। अंदर मौजूद गैस का दबाव बाहर की तरफ धकेलता है और सूरज का भारी गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की तरफ खींचता है। दोनों के बीच की ये एकदम परफेक्ट रस्साकशी ही तारे को ना तो सिकुड़ने देती है और ना ही फटने देती है। तो ये सोलर थर्मोस्टैट असल में काम कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। अगर कोर का तापमान गिरता है तो दबाव कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण कोर को सिकोड़ देता है। सिकुड़ने से क्या होगा? तापमान फिर से बढ़ जाएगा। और इसके ठीक उलट, अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कोर फैलने लगता है और खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। ये एकदम सटीक मैकेनिज्म है जो अरबों सालों से इस ऊर्जा के संलयन को स्थिर बनाए हुए है। चलिए आते हैं तीसरे भाग पर, हमारे तारे की परतें। अब जरा परमाणु स्तर से बाहर निकलकर पूरे सूरज की संरचना को देखते हैं। अगर हम सूर्य के अंदरूनी हिस्से को देखें तो सबसे अंदर है क्रोड यानी कोर, जहां सारा फ्यूजन होता है। उसके ठीक बाहर है विकिरण पेटी या रेडिएटिव जोन, और उसके बाहर आती है संवहन पेटी यानी कन्वेक्टिव जोन। आपको पता है, हमारी पृथ्वी पर हम जो खूबसूरत ध्रुवीय ज्योतियां या ऑरोरा देखते हैं और जो शक्तिशाली चुंबकीय तूफान आते हैं, उनका कनेक्शन सीधे तौर पर इसी संवहन पेटी से होता है।
और अगर हम बाहर के वायुमंडल की बात करें तो सबसे पहले है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ये वो सतह है जिसे हम देख सकते हैं और यहीं पर सौर कलंक या सनस्पॉट्स होते हैं। इसके ऊपर है वर्णमंडल, जो सुबह और शाम के समय एक हल्की लालिमा के रूप में दिखता है। और सबसे बाहर है कोरोना मंडल। ये हमें आमतौर पर सिर्फ पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है, और अंतरिक्ष में जो भयंकर सौर ज्वालाएं या सोलर फ्लेयर्स उठती हैं वो इसी कोरोना मंडल से निकलती हैं। तो अगर हम इन सबको एक साथ मिला दें, बिल्कुल केंद्र के दहकते हुए कोर से लेकर उसकी परतों से होते हुए बाहर सौर पवन या सोलर विंड तक, तो हमारे सामने एक तारे की पूरी विस्तृत तस्वीर साफ हो जाती है। ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई परतें मिलकर ही हमारे इस विशाल तारे का निर्माण करती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, ऊर्जा कैसे बाहर निकलती है। इसे हम एक यादृच्छिक सैर या रैंडम वॉक भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस सच में दिमाग हिला देने वाला है। जो ऊर्जा सूरज के कोर में पैदा होती है वो किसी सीधी रेखा में बाहर नहीं आती। वहां बनने वाले फोटॉन विकिरण पेटी में घुसते हैं और करोड़ों कणों से बेतरतीब ढंग से टकराते और उछलते रहते हैं। एक अकेले फोटॉन को इस भूल भुलैया से निकलकर सतह तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। मतलब आज जो धूप हम पर पड़ रही है वो ऊर्जा शायद तब बनी थी जब इंसान धरती पर ठीक से चलना भी नहीं सीखा था। भाग 5, न्यूट्रिनो की समस्या को सुलझाना। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम ये सब जानते कैसे हैं? हम पृथ्वी पर बैठकर इतने दूर मौजूद अंधे कर देने वाले प्लाज्मा के गोले के अंदर का हाल कैसे जान लेते हैं? इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हम सूरज के कंपनों यानी सनक्वेक को मापकर उसके सैद्धांतिक मॉडल बनाते हैं। इसके अलावा सूरज के कोर से कुछ बहुत ही रहस्यमयी कण निकलते हैं जिन्हें सौर न्यूट्रिनो कहते हैं। इन्हें जमीन के बहुत नीचे बनी सडबरी न्यूट्रिनो वेधशाला में पकड़ा गया। पहले इनकी संख्या कम मिली थी, जिससे वैज्ञानिक परेशान हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये चालाक कण पृथ्वी तक आते आते रास्ते में अपना रूप ही बदल लेते हैं। विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत। और अब हमारे एक्सप्लेनर का छठा और आखिरी भाग, हमारे सिस्टम का भविष्य। इसका अंतिम अध्याय क्या होने वाला है, जरा समय में बहुत आगे चलते हैं। आज से करीब 5 अरब साल बाद हमारे सूरज का वो शानदार थर्मोस्टैट हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि कोर में हाइड्रोजन का ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तब सूरज अपने आकार से कई गुना ज्यादा फैलकर एक लाल दानव या रेड जाइंट बन जाएगा, और अंत में ये अपनी बाहरी गैस की परतों को अंतरिक्ष में एक खूबसूरत सी ग्रहीय निहारिका के रूप में फेंक देगा। और पीछे क्या बचेगा? बस एक सुलगता हुआ धीरे धीरे ठंडा होता कोर, जिसे हम श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरबों सालों के बाद जब सूरज एक मरे हुए तारे में बदल चुका होगा, तब आसपास से गुजरने वाले अन्य तारों का गुरुत्वाकर्षण बचे खुचे ग्रहों को उनके रास्ते से भटका देगा और उन्हें हमेशा के लिए गहरे ठंडे अंतरिक्ष में बेघर कर देगा। हमारा ये ग्रहीय घर जो आज इतना जीवंत है, वो वास्तव में कितना अस्थायी और नाजुक है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब हमारे सूरज की राख इस पूरे अंतरिक्ष में फैलेगी, तो क्या इस ब्रह्मांडीय धूल से फिर से किसी नए सौरमंडल का जन्म होगा? इस विचार के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।